ये शुरुआत करते हैं क्लास 12 की बायोलॉजी। ये हमारी बायोलॉजी की तीसरी क्लास है। 2 क्लास इससे पहले की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। आप वहाँ से जाके उन्हें देख लीजिएगा, तब ये तीसरी क्लास देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो ये सीरियल से सारी क्लास आप देखते जाइए और ये सारी क्लास बायोलॉजी की आपकी समझ में आएँगी और आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ पाएँगे। ये पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन हमारा चैप्टर चल रहा है, जो कि ये क्लास तीसरी है। देखिए, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। सामान्यतः क्या होता है, पादपों में जनन की और अलग सी विधियाँ होती हैं, कायिक जनन और अलैंगिक जनन, लेकिन ये पुष्पी पादप है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, लैंगिक जनन तो उच्च कोटि के जंतुओं में होता है, लेकिन इन पौधों में भी पाया जाता है लैंगिक जनन। यह एक बहुत बड़ी बात है कि लैंगिक जनन पौधों में पाया जाता है और इन पौधों का नाम क्या है? आवृतबीजी। पहला ही चैप्टर है हमारा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। और पुष्पी पादप कहाँ मिलते हैं? आवृतबीजी पादपों में। हमने बताया था कि सबसे पहले आता है पादप जगत में हम देखें तो ब्रायोफाइटा वर्ग आता है, टेरिडोफाइटा आता है, अनावृतबीजी आता है, फिर आवृतबीजी आता है। तो आवृतबीजी आधुनिक युग के सबसे उच्च कोटि के पौधे हैं जिनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि लैंगिक जनन पादप उच्च कुल के पौधों का मुख्य लक्षण है। आइए इस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं तो कुछ सवाल को हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पे सवाल है कि अनून्य मिलता किसे कहते हैं? कई बार पूछा गया है। या निमिलिता को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पुष्प हमेशा ऐसे बंद रहते हैं, ऐसे बंद रहते हैं, कली के तरीके से कभी खिलते नहीं हैं। कभी खिलते नहीं हैं, पुष्प ऐसे क्या होते हैं, ऐसे-ऐसे इस तरीके से ऐसे बंद रहते हैं। और इसी के अंदर क्या होता है, ये स्त्री केसर होता है और ये पुष्प के नर भाग पुमंग, पुंकेसर होते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब ये बंद रहेंगे तो बाहर से दूसरे पादप के पुष्प से कभी भी परागकण यहाँ पे नहीं आ पाएँगे। तो ये एक ऐसी युक्ति होती है जिससे सिर्फ़ स्वपरागण ही संभव हो सके। तो इस युक्ति को ही क्लिष्टोगैमी, अनून्मिलिता या निमिलिता कहते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, कुछ द्विलिंगी पुष्प, देखिए हमने बताया था दोनों जननांग उपस्थित होते हैं। ये क्या होते हैं? ये स्त्री केसर या जायांग है और ये पुष्प के नर भाग हैं, हम पढ़ा चुके हैं। नर पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? पुमंग या पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुमंग, पुंकेसर, है ना? पुमंग या पुंकेसर कहते हैं। तो देखिए, कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं जो कभी नहीं खिलते हैं, खिलते कभी नहीं, हमेशा बंद रहते हैं। ये क्लिष्टोगामी पुष्प कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्लिष्टोगामी या निमिलिता या अनून्यमिलिता कहलाते हैं। ऐसी प्रक्रिया स्वपरागण के लिए करते हैं। वो ऐसी युक्ति क्यों अपनाते हैं? स्वपरागण के लिए ऐसा करते हैं। कैसा? कि वो कभी खिलते नहीं हैं। खट्टी-बूटी और कनकौआ किसका उदाहरण है? निमिलिता पुष्प का उदाहरण है जो कभी खिलते नहीं है। परागण की यह युक्ति ही निमिलिता कहलाती है। क्या कहलाती है? निमिलिता कहलाती है। कहलाते हैं निमिलित पुष्प। ऐसे पुष्प जो कभी खिलते नहीं है, बस और कुछ नहीं। ठीक है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समकाल परिपक्वता किसे कहते हैं? तो समकाल परिपक्वता क्या है? ये देखिए, आप जानते हैं कि द्विलिंगी पुष्प में ऐसे ये होते हैं, यहाँ पे जायांग क्या होती है? जायांग, जिसे स्त्री केसर आप कहते हैं, और इसके चारों ओर ये यहाँ पे क्या होते हैं? ये नर भाग पुंकेसर होते हैं। पुष्प के नर भाग क्या होते हैं? पुंकेसर होते हैं या पुमंग कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं इन्हें। और इसके अलावा ये दलपुंज यहाँ पे होते हैं। क्या होते हैं? दलपुंज होते हैं। फिर ये नीचे बाह्य दलपुंज भी होते हैं। तो ये द्विलिंगी पुष्प तब कहेंगे जब इसमें जायांग, स्त्री केसर और पुष्प के नर भाग दोनों पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम चाहते हैं कि एक ही पुष्प में स्वपरागण हो, क्या स्वपरागण हो, तो इसमें क्या होता है कि एक ही टाइम में क्या होना चाहिए कि पुष्प के नर भाग में जो परागकण होते हैं और जो पुष्प के मादा भाग में यहाँ पे जो अंडाशय होता है, क्या होता है? अंडाशय, उसमें क्या होता है? अंडकोशिका होती है। तो ये एक ही समय में, अर्थात पुष्प का नर युग्मक परागकण और अंडकोशिका एक ही समय में निषेचन के योग्य हो जाएं, परिपक्व हो जाएं साथ में ही, इसी को समकाल परिपक्वता कहते हैं। समकाल मतलब एक ही टाइम में। इससे क्या होगा? परागण होगा। लेकिन पता चलता है कि अंडाशय परिपक्व हो गया
और परागकण क्या था, नर युग्मक, परिपक्व ही नहीं हुआ। जब तक ये सूख के गिर गया तब ये बाद में परिपक्व हुए, तो इससे स्वपरागण संभव नहीं होगा। या ये पहले परिपक्व हो गए और नीचे गिर गए, सूख गए और ये बाद में परिपक्व होगा, तो समकाल परिपक्वता क्या होती है जिससे स्वपरागण संभव हो सके, बस यही पूछा जा रहा है। और आप जानते हैं स्वपरागण कैसे होता है, पुष्प के नर भाग, ये पुष्प के नर भाग है, ये पुष्प के नर भाग से क्या परागकण निकले और वर्तिकाग्र पर गिर जाए। वर्तिकाग्र क्या है, वर्तिका का मुख है। वर्तिका क्या है, ये नली है, यहाँ पे ये नली है। ये नली किसका भाग है, ये एक जायांग है। हम बताए हैं यहाँ पे, ऐसे ऐसे बता चुके हैं, अगर पूछा जाए तो ऐसे। यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से ऐसे संरचना होती है यहाँ पे, तो इस भाग को ही क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं। क्या कहते हैं, जायांग। इसमें बीजांड होते हैं, दो यहाँ पे ध्रुवी कोशिकाएं होती हैं, कुछ यहाँ पे प्रतिमुख कोशिकाएं भी होती हैं। कैसी कोशिकाएं होती हैं, प्रतिमुख कोशिकाएं भी होती हैं, कई प्रकार की यहाँ पे कोशिकाएं होती हैं। और यहाँ पे बीजांड अंडाशय होता है। इस नली को वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। नली को वर्तिका कहते हैं और नली के मुख को वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं, नली के मुख को वर्तिकाग्र कहते हैं। तो आइए देखते हैं समकाल परिपक्वता क्या है। देखिए जब नर व मादा युग्मक, नर व मादा युग्मक, नर युग्मक परागकण और मादा युग्मक अंडकोश का आवृत बीजी पादपों में स्वपरागण के लिए एक साथ परिपक्व हो जाते हैं, एक साथ विकसित हो जाते हैं और स्वपरागण संभव हो पाता है, तो इस प्रक्रिया को ही समकाल परिपक्वता कहते हैं। क्या कहते हैं, समकाल परिपक्वता कहते हैं। अर्थात नर व मादा युग्मकों का एक साथ परिपक्व होना ही समकाल परिपक्वता कहलाता है। कोई मुश्किल सवाल नहीं था, अच्छे से समझ में आया होगा। पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको आप समझ सकते हैं डायग्राम को। देखिए यहाँ पे कहा गया कि बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, बहुभ्रूणता किसे कहते हैं। तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको कि जब पहले हमने क्या बताया था, ये देखिए ऐसे हमने बताया था कि ये अभी हम बता चुके हैं। ऐसे पुष्प का मादा भाग होता है, ये पुष्प के क्या होते हैं, नर भाग होते हैं। पुष्प के नर भाग को पुमंग कहते हैं, इसको जायांग कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब परागकण यहाँ से इस पे गिरते हैं तो ये क्रिया परागण कहलाती है। क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। परागण के बाद जब ये एक यहाँ पे ऐसे ऐसे नली होती है इस तरीके से, यहाँ पे तो नली में ये क्या होते हैं, परागकण आते हैं और सीधे यहाँ पे अंडकोशिका से मिल जाते हैं। तो मिलना ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। तो परागण होता है, फिर निषेचन होता है, फिर निषेचन के पश्चात युग्मनज बनता है। क्या बनता है, युग्मनज बनता है। युग्मनज ही हमारा द्विगुणित होता है। युग्मनज हमारा कैसा होता है, द्विगुणित होता है। फिर इससे भ्रूण बनते हैं और यहाँ पे बीजांड होता है। बीजांड किसमें, बीज में बदल जाते हैं। बीजांड किसमें, बीज में बदल जाते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं निषेचन के पश्चात स्टेप बाय स्टेप होती रहती हैं। तो इसमें क्या कहा गया कि भ्रूण सामान्यतः एक बीज से एक भ्रूण बनता है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया कि भ्रूण ज्यादा बन जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे उत्तर, बहुभ्रूणता की खोज सबसे पहले सन 1719 में ल्यूवेनहॉक ने की। ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज भी की थी, याद रखिएगा। किसमें बहुभ्रूणता की खोज की, ल्यूवेनहॉक ने संतरों के पादपों में की। कभी कभी एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित हो जाते हैं, इसे ही बहुभ्रूणता कहते हैं। बहु मतलब बहुत ज्यादा, भ्रूणता मतलब बहुत सारे भ्रूण बन जाते हैं। एक बीज से एक भ्रूण बनना चाहिए लेकिन बहुत सारे बन जाते हैं, इसी को बहुभ्रूणता कहते हैं। और आगे कहा गया कुछ पादपों में युग्मनज, जो निषेचन के पश्चात युग्मनज बनता है, ये युग्मनज बनता है। तो निषेचन कभी कभी ये जो युग्मनज बनता है कई खंडों में बढ़ जाता है। देखिए युग्मनज कई खंडों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक खंड से एक भ्रूण का विकास होता है। देखिए 3 खंड हो गए तो इससे भी एक भ्रूण बन जाता है, इससे भी एक भ्रूण बन जाता है, इससे भी एक भ्रूण बन जाता है। जबकि युग्मनज का एक भ्रूण बनना चाहिए था, लेकिन ये 3 खंडों में विभाजित हो गया है, 1 2 3, प्रत्येक खंड से एक भ्रूण बन जाता है। तो इस प्रकार देखिए, और प्रत्येक खंड से एक भ्रूण का विकास होता है। इसे विदलन बहुभ्रूणता कहते हैं। विदलन बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, जब युग्मनज कई खंडों में बढ़ जाए और प्रत्येक खंड से भ्रूण विकसित हो जाए। इस प्रकार की बहुभ्रूणता नग्न बीजी पादपों, नग्न बीजी पादपों यानी अनावृत बीजी पादप, जिसपे आवरण नहीं होता है बीज के ऊपर, जैसे पाइनस में पाई जाती है। इसमें पाई जाती है पाइनस में। अनावृत बीजी होते हैं, फिर आवृत बीजी पादप होते हैं। आवृत बीजी पादप में क्या होता है, बीज के चारों ओर आवरण होता है। आवृत बीजी पादप में भी अगर बीज के चारों ओर एक आवरण हो, जैसे मक्का, तो उसे क्या कहेंगे,
जैसे बीज के चारों ओर एक ही आवरण हो तो उसे क्या कहेंगे? एक बीजपत्री पादप। एक बीजपत्री पादप जैसे मक्का। और दोहरा आवरण हो जैसे आम तो इसे कहेंगे द्विबीजपत्री पादप। तो ये एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादप दोनों किसमें पाए जाते हैं? आवृत बीज में पाए जाते हैं, जिसमें आवरण होता है। आम में आप कहोगे कैसे दो आवरण पाए जाते हैं बीज के चारों ओर? तो एक सबसे पहले जो आप फल का भाग खाते हैं उसके चारों ओर एक छिलका होता है, वो पहला आवरण होता है। फिर फल के भाग के बाद बीज के अंदर एक भ्रूण होता है, लेकिन वो धीरे धीरे विकसित होता है, लेकिन भ्रूण के बाहर एक खोल होता है बहुत मजबूत सा। तो एक आवरण वो होता है, एक सबसे बाहरी आवरण छिलका होता है। इस तरीके से अगर पूछा जाए द्विबीजपत्री पादप कौन सा है या फल कौन सा है तो आम है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन से। देखिए यहाँ लिखा हुआ आसंग जनन पर टिप्पणी करिए। आसंग जनन को परिभाषित कीजिए। आसंग जनन पर टिप्पणी करिए, आसंग जनन को परिभाषित कीजिए। देखिए पादपों के जीवन चक्र में लैंगिक जनन और निषेचन अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के फलस्वरूप नए जीव का निर्माण होता है। आसंग जनन का मतलब यह है साफ साफ कि लैंगिक जनन ही ना हो। आसंग जनन यानी जो लैंगिक जनन होता है, अभी हमने बताया कि परागण होता है, निषेचन होता है, ये लैंगिक जनन होता है, ये लैंगिक जनन ही ना हो। देखिए पादपों के जीवन चक्र में लैंगिक जनन, निषेचन, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन होता है, तभी क्या होता है ये देखिए। अर्धसूत्री विभाजन हमने बताया था कि यदि ये कोई कोशिका है, मात्र कोशिका, इसमें 100 गुणसूत्र होते हैं, तो इससे सबसे पहले समसूत्री विभाजन होगा, इससे 2 कोशिकाएं बनेंगी, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन में ये क्या होगा? गुणसूत्रों की संख्या 50-50 हो जाएगी। अब इन दोनों कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होगा, जिससे 4 कोशिकाएं बनेंगी। यानी एकमात्र कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं, और इन सभी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 50-50। मतलब अर्धसूत्री विभाजन जो यहाँ हुआ है, इससे 2 कोशिकाएं बनी हैं। अर्धसूत्री मतलब आधी कर देती हैं किसको? गुणसूत्रों की संख्या को आधी कर देती हैं, जिससे युग्मक बनते हैं। और आधे नर के युग्मक आधे मादा के युग्मक मिलकर फिर से द्विगुणित जीव जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से लैंगिक जनन और निषेचन व अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के फलस्वरूप ही नए जीव का निर्माण होता है। ये एक सिंपल सी चीज है जो आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जनन में पाई जाती है। लेकिन कुछ पौधों में लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में ही लैंगिक जनन मतलब परागण है ना, निषेचन ये होता ही नहीं है, ये सब होता ही नहीं है। अनुपस्थित में ही नए जीव का निर्माण हो जाता है। यह क्रिया ही आसंग जनन कहलाती है। क्या कहलाती है? आसंग जनन। मतलब बिना जनन के ही, बिना निषेचन के ही, है ना। इसकी खोज विंकलर ने की थी। यह मुख्यतः 2 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है? 2 प्रकार से होती है। पहला यहाँ पे काजिक जनन, दूसरा है अनिषेक बीजता। तो काजिक जनन क्या है? देखिए इस प्रकार के जनन में नए पादप का निर्माण मात्र पादप के कलिका किससे हो जाता है? कलिका से हो जाए या पत्ती से हो जाए या तने से हो जाए, तो इस क्रिया में बीज का निर्माण नहीं होता है। जाहिर सी बात है, बीज का निर्माण कैसे होगा? जब परागण हो, निषेचन हो, तब अंडाशय से फल का निर्माण होता है और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे नया पेड़ जो बन रहा है वो पुष्प के काजिक भाग, यानी पुष्प का काजिक भाग कौन है? यानी पेड़ का काजिक भाग, यानी पुष्प से नहीं बन रहा है, पौधों का जो लैंगिक भाग होता है वो पुष्प होता है। और यहाँ क्या है कि काजिक आसंग जनन, जिसमें पादप का निर्माण होता है। तो पादप का जो कायिक भाग होते हैं, जैसे कलिका है, पत्ती है ना, तने हैं, मतलब पुष्प को छोड़ दिया जाए तो यहाँ से जीव का निर्माण हो, तो इसे ही क्या कहेंगे? आसंग जनन कहेंगे। कायिक आसंग जनन। इस क्रिया में बीज का निर्माण नहीं होता है। बीज का निर्माण हमने बताया था कि जब परागण हो, निषेचन हो, तब बीजांड बीज में बदलेगा और अंडाशय फल में बदलेगा। तो इस क्रिया में बीज का निर्माण नहीं होता है। उदाहरण, ठीक है, गाना आलू, गाना नहीं गन्ना है। ये क्या है? ये गन्ना। तो गन्ना आलू, आलू का बीज देखा आपने? नहीं देखा है ना। तो ये काजिक आसंग जनन है। ठीक है, आगे देखें अनिषेक बीजता। साफ साफ लिखा हुआ है कि अनिषेक यानी बिना निषेचन के ही बीज बन जाए, बिना निषेचन के ही बीज बन जाए। अभी हमने बताया कि जब निषेचन हो जाता है, जब निषेचन हो जाता है क्या हो जाता है? ये देखिए, ये देखिए पुष्प के नर भाग से परागकण निकलेंगे, इसके ऊपर गिरेंगे वर्तिकाग्र के ऊपर, तो ये कहलाएगा क्या? ये कहलाएगा परागण। क्या कहलाएगा?
परागण। अब परागण के पश्चात ये परागकण यहाँ आएंगे और यहाँ पे पूरी अंडाशय है, यहाँ पे अंडकोशिका है, अंडकोशिका से मिलेंगे तो ये कहलाएगा निषेचन। क्या कहलाएगा? निषेचन। निषेचन के पश्चात हमने कहा था कि अंडाशय फल में बदल जाता है। अंडाशय किसमें बदल जाता है? फल में। और बीजांड किसमें बदल जाता है? बीजांड किसमें बदल जाता है? बीज में। बीजांड किसमें बदल जाता है? बीज में। तो बीजांड बीज में बदलता है, अंडाशय फल में बदलता है, लेकिन कब? निषेचन के पश्चात। और ये होता है कहाँ? पुष्प में। लेकिन यहाँ कुछ और ही कह रहा है, देखो, अनिषेक बीजता। इस प्रकार के प्रजनन में बिना निषेचन के ही बीजों का निर्माण हो जाता है। समझ में आई बात? बिना निषेचन के ही बीजों का निर्माण हो जाता है, अर्थात इसमें युग्मक संलयन मतलब निषेचन व अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता या प्रक्रियाएं नहीं होती है। तो अनिषेक बीजता, बिना निषेचन के किसका निर्माण? बीजों का निर्माण। कायिक आसंजनन यानी जीव का निर्माण पुष्प से नहीं बल्कि तने से, पत्ती से, है ना, ये कहीं से हो जाता है। देखिए, मात्र पादप के कलिका, तने या पत्ती से उत्पन्न होता है, तो इसे कायिक आसंजनन कहते हैं। तो आसंजनन मतलब जीवों का निर्माण, लेकिन कैसे? बिना निषेचन के ही, बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही, बिना परागण के ही, बिना स्वपरागण के ही। ठीक है, तो आसंजनन बहुत खास है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। देखिए यहाँ पे है अनिषेक जनन। क्या है अनिषेक जनन? अनिषेक जनन क्या है? अपयुग्मन क्या है? देखिए, ये दोनों सवाल अलग अलग हैं, लेकिन दोनों आपस में संबंधित है, इसीलिए एक ही स्लाइड पर लिया है। लेकिन ये नहीं कि जो ये सवाल है वही ये सवाल है, बस दोनों का आपस में लेना देना है। दोनों सवाल पूछे गए हैं यूपी बोर्ड में। तो देखिए, अनिषेक जनन देखते हैं। देखिए, जब अंडकोश का बिना निषेचन के ही अगुणित भ्रूण में विकसित हो जाती है तो यह क्रिया अनिषेक जनन कहलाती है। क्या कहलाती है? अनिषेक जनन कहलाती है। देखिए, अभी हम कई बार बता चुके हैं कि ये पुष्प का मादा भाग है। पुष्प का कौन सा भाग है? मादा भाग है। इसको क्या कहेंगे? स्त्री केसर कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? तो स्त्री केसर कहेंगे। और ये पुष्प के नर भाग है ना? पुष्प का कौन सा भाग है? नर भाग है। इसको पुंकेसर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? पुंकेसर कहेंगे। अब इसमें ये परागकण यहाँ पे गिरता है, परागण होता है, परागण के पश्चात ये यहाँ आता है, यहाँ अंडकोशिका में से मिलता है, तो ये निषेचन होता है। क्या होता है? निषेचन होता है। फिर अंडकोशिका किसमें बदल जाती है? अंडकोशिका अंडाशय फल में बदल जाता है, बीजांड बीज में बदल जाते हैं, फिर उस बीज से ही भ्रूण बनता है ना? तो इस तरीके से ये सब प्रक्रियाएं कैसे होती है? निषेचन के पश्चात होती हैं। और अंडकोशिका निषेचन के पश्चात इसमें बीजांड बीज में बदलता है। और यहाँ पे क्या बताया गया है? ये देखिए, जब अंडकोशिका बिना निषेचन के ही, निषेचन के फलस्वरूप ये सब होता है, लेकिन क्या बता रहे हैं? बिना निषेचन के ही अगुणित भ्रूण में विकसित हो जाए। अब अगुणित तो होगा ही, क्योंकि अंडाशय अगुणित होती है। ये देखिए, अंडाशय अगुणित होती है एक्स, और पुंकेसर भी अगुणित होते हैं एक्स। तब ये एक्स एक्स क्यू एक्स यानी द्विगुणित जीव बन जाते हैं। अगर 50 गुणसूत्र इसमें है तो 50 गुणसूत्र इसमें भी होंगे, तो 50-50 फिर से 100 गुणसूत्र जीवधारी में बन जाते हैं, और ऐसा जीवधारी फिर से द्विगुणित कहलाता है। और ये युग्मक कब बनते हैं? जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो युग्मक बन जाते हैं, तो युग्मक बन जाते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि अनिषेक जनन, जब अंडकोश का बिना निषेचन के ही अगुणित भ्रूण में विकसित हो जाती है तो यह क्रिया अनिषेक जनन कहलाती है। अनिषेक जनन यानी बिना निषेचन के ही जनन। अंडकोशिका से तो बन रहा है भ्रूण, अंडकोशिका से बनना चाहिए, अंडकोशिका से भ्रूण बन रहा है, लेकिन बिना निषेचन के ही, तो यह क्रिया अनिषेक जनन कहलाती है। इस प्रकार के अगुणित भ्रूण बंध होते हैं, यानी फर्टिलाइजर नहीं होते हैं। ठीक है, उदाहरण आइनोथेरा धतूरा आलू। अब यहाँ पे देखिए, अपयुग्मन लिखा है, यहाँ लिखा है अंडकोशिका को छोड़कर, अंडकोशिका को छोड़कर। अब जीव युग्मनज बन रहा था वो अंडकोशिका से बन रहा था। निषेचन के पश्चात यह सामान्य सिलैंगिक प्रक्रिया है जो अवृतबीजी पादपों में पाई जाती है, लेकिन इसमें क्या है? अंडकोशिका भ्रूण तो बना रही है लेकिन बिना निषेचन के। और इसमें अपयुग्मन में क्या है? भ्रूण बन रहा है लेकिन अंडकोशिका को छोड़कर। दरअसल वहां पे क्या होता है कि ये जो मादा युग्म पुष्प का मादा भाग होता है तो ये वर्तिकाग्र होता है, ये वर्तिका होती है। उसका मादा भाग क्या होता है? अंडाशय होता है। तो यहाँ पे अंड कोशिका होती है, 2 ध्रुवीय कोशिकाएं होती है, इसके अलावा कुछ प्रतिमुख कोशिकाएं यहाँ पे होती हैं। तो और कई सारी एंटीपोडल कोशिकाएं यहाँ पे पाई जाती हैं। तो यहाँ पे मतलब अंड कोशिका ही नहीं, आसपास कई सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे ध्रुवीय पाया जाता है, ध्रुवीय कोशिकाएं जिसमें 2 कोशिकाएं होती हैं,
और वो निषेचन के पश्चात भ्रूण कोश से भ्रूण कोश में बदल जाता है। तो कई सारी चीजें यहाँ पाई जाती हैं। तो इसमें ये यही कह रहा है, देखिए अंडकोश का अपयुग्मन अंडकोश का छोड़कर भ्रूण कोश की किसी भी कोशिका से बिना निषेचन के जब अगुणित भ्रूण का विकास हो जाता है, यानी अंडकोशिका को छोड़कर क्या कहलाता है, अगुणित भ्रूण का विकास हो जाता है, यह क्रिया अपयुग्मन कहलाती है। क्या कहलाती है? यह क्रिया अपयुग्मन कहलाती है। ये देखिए अपयुग्मन अंडकोशिका को छोड़कर भ्रूण कोश की किसी भी कोशिका से बिना निषेचन के ही जब अगुणित भ्रूण का विकास होता है तो यह क्रिया अपयुग्मन कहलाती है। क्या कहलाती है? अपयुग्मन कहलाती है। जैसे एलियम, एल्केमिला आदि पादपों में यह सहायक कोशिकाओं या प्रतिमुख कोशिकाओं से इस प्रकार भ्रूण विकसित हो जाता है। पादपों में सहायक कोशिकाओं से या प्रतिमुख कोशिकाओं से ये विकसित होते हैं। अभी हमने बताया था कि सहायक कोशिकाओं या प्रतिमुख कोशिकाओं से ही विकसित होते हैं। अंडु कोशिका से नहीं, बल्कि आसपास जो और कोशिकाएं होती हैं उससे भ्रूण बनता है, लेकिन अंडु कोशिका से नहीं मिलता है। इसे ही अपयुग्मन कहते हैं। तो ये क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक करिए और ज्ञान सागर यूपी बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करिए।